तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट इश्यू को लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में बेसिकली सब इम्पोर्टेंट नहीं, मैं कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में कोई दो टॉपिक है तो मैं कहूंगा कि एक तो होता है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जिसको भारत सरकार वित्त मंत्रालय बनाता है। हर साल बजट के रूप में ये एक्सप्रेस होती है। सारा गेम इसी से होता है, देश का सारा डेवलपमेंट इसी पे डिसाइड होता है। कितना टैक्स लगेगा, कितना गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी, सब कुछ बजट पे डिसाइड होता है। आप सब लोग बजट की इंपोर्टेंस जानते होंगे, बजट के से ही हर चीज डिसाइड होती है। दूसरी पॉलिसी होती है एक मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति, इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये मुद्रा के सप्लाई से संबंधित है। नाम से क्या स्पष्ट है, ये मनी की बात करता है, यानी कि ये मनी सप्लाई से रिलेटेड है दोस्तों। मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति से रिलेटेड है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सेंट्रल बैंक है, उसका सबसे मेन काम यही है मॉनिटरी पॉलिसी का मैनेजमेंट करना। तो आज दोस्तों हम इन दो टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक जो मॉनिटरी पॉलिसी का टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉनिटरी पॉलिसी होती क्या इसकी आवश्यकता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, कौन इसको बनाता है, साथ में इसके मॉनिटरी पॉलिसी लागू करने के लिए कई सारे हथियार रहते हैं आरबीआई के पास में, टूल कहते हैं जिनको, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल होते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके, जैसे रेपो रेट होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिर एंड में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 8 महीने 2 महीने मीटिंग होती है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, एमपीसीसी की मीटिंग हुई, तो इसका क्या काम है सब कुछ डिटेल में देखने जा रहे हैं हम। तो आप बने रहिए चैनल पे दोस्तों। मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। ये जो मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, तो तभी जारी रख सकता हूँ मैं। तब तक मैं इसको चलाऊंगा जब तक अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा दोस्तों। तो ये मॉनिटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भगवान ही है। बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए तो मॉनिटरी पॉलिसी का टॉपिक भगवान टाइप है। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ में और जो स्टेट पीसीएस वगैरह, इनमें भी हर साल यहाँ से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनिटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मॉनिटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनिटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी का सीधा सा मतलब है मनी से, पैसे से, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई या मनी या पैसे को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है उसको मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। भाई देश में मॉनिटरी पॉलिसी में या मनी में सबसे टॉप अथॉरिटी कौन सी है? तो आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करता है? नोट ये तो जारी करता है, 500 के, 1000 के, 2000 के नोट। यहाँ से पैसा पहुंचता है कहाँ पे? बैंक के पास पहुंचता है, ठीक है। और बैंक से आगे पैसा पहुंचता है पब्लिक के पास। ये सिस्टम होता है, और तो कोई सिस्टम होता नहीं। आरबीआई से बैंक के पास, बैंक से पब्लिक के पास में, ठीक है। तो जो ये एक शब्द होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कई सारे मेजरमेंट होते हैं। मोटा मोटी इसको एक लाइन में समझो कि बाजार में आम जनता के पास, कॉमन मैन के पास टोटल कितना पैसा है। कॉमन मैन के पास टोटल कितना पैसा है, ये पब्लिक है ना, पब्लिक, इसके पास कितना पैसा है, इसको क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। कि भाई देश में मनी सप्लाई कितनी है, तो इसका मतलब आम जनता के हाथों में पैसा कितना है। वो आम जनता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी संस्था हो सकती है, सबके पास मिला के जितना पैसा होगा उसको कहते हैं मनी सप्लाई देश में। सिंपल सा मतलब। अब ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या करती है? इस मॉनिटरी पॉलिसी के माध्यम से क्या करते हैं? मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, मनी सप्लाई को कम भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करेंगे सब देखेंगे हम। टूल होते हैं। सपोज करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ चीज सस्ती कर दी, या फिर बैंकों ने क्या किया, लोन देना सस्ता कर दिया। जैसा कि सपोज करो भाई 10% में कार लोन मिल रहा है, अगर बैंक कल से कहते कि 3% में लोन मिलेगा, तो आप में से कई लोग भाग के दौड़ के लाइन में लग जाओगे, हाँ हमको भी लोन दो, हम भी कार खरीदेंगे। तो जैसे वो लोन सस्ता करके क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है बाजार में, आम आदमी का पैसा बढ़ता है, क्योंकि अब आम आदमी लोन लेगा। अगर मनी सप्लाई को घटाना है तो क्या करो, लोन महंगा कर दो। लोन महंगा होते ही क्या होगा, 10% जो कई सारे लोग थे वो ठीक है हमको लोन लीजिए, अब तो बाद में लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई घट जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस प्रकार से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी यही बनाता है
इसके माध्यम से क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सामान्यतः लोन के माध्यम से करता है। लोन को महंगा कर दो तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन सस्ता कर दो, लोन चीप कर दो तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सस्ता दाम पे अगर लोन मिलेगा तो हर कोई लेना चाहेगा, महंगे दाम पे कॉस्टली मिलेगा तो कोई नहीं लेना चाहेगा। तो इस प्रकार से लोन सस्ते महंगे हो सकते हैं। ऐसा करते क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये ऐसा खेल क्यों कर रहा है? जितना मनी सप्लाई होती है बड़े रहने दो ना, बार बार में घटा बढ़ा क्यों करते हो? कभी इंक्रीज कर देते हो मनी सप्लाई, कभी डिक्रीज कर देते हो। तो इसका रीजन होता है दोस्तों, एक शब्द सुना होगा आपने, इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, महंगाई, महंगाई तो सुना होगा ना, देश में महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई बेसिकली क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई खेल होता है। महंगाई कब बढ़ती है, कोई चीज महंगी कब होती है, कोई चीज कब महंगी होती है जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोरोना काल में हम सबने देखा, उसकी डिमांड बढ़ी, मास्क हो चाहे किसी भी चीज को, तो कोई चीज की डिमांड बढ़ते महंगा हो जाता है। अपने आप पे है ना एलोवेरा की, जिनको कोई पूछता नहीं था एलोवेरा को, कोविड के टाइम में अपने आप वो एलोवेरा की डिमांड बढ़ गई, महंगा हो गया। या सप्लाई घट जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कोई फसल खराब हो जाए, सप्लाई घट जाए तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के दो रीजन होते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कब बढ़ेगी आदमी पास, जब पैसा होगा। जब पैसा होगा, या मैं कह दूं मनी सप्लाई ज्यादा होगी। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ये दोस्त, देश में 100 कार पैदा हो रही थी, ठीक है, 100 कारें बन रही थी फैक्ट्री में। अब 100 ही लोग परचेज करने वाले थे, ठीक है, बैलेंस था कार की रेट। लेकिन किसी प्रकार से क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ा दी। आरबीआई ने क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ा दी। मतलब अब ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया, अब 200 लोग कार खरीदने को तैयार हैं। तो जैसा ही इसको पता चलेगा कार कंपनी वाले को, ए को, कि ये तो अब तो है ना क्या हो रहा है, मेरी कार की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, ये प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ेगा, चीजें महंगी हो जाएगी। तो महंगी सीधा सिद्धांत है, आम आदमी का पैसा बढ़ रहा है। आम आदमी के पास, अगर आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ता है तो उससे महंगाई बढ़ती है दोस्तों। अभी आप सब लोग चुपचाप बैठे हो, कोचिंग में शांति से पढ़ रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, कोचिंग से घर से कोचिंग जाते हो, कोचिंग से घर आते हो। अभी मैं सबको आपको 1-1 करोड़ के सूटकेस पकड़ा दूं कल ही, आज ही सब आ जाओ, 1 करोड़ का सूटकेस ले जाओ, तो अब आप क्या करोगे, तुरंत उछलोगे, तुरंत क्या करोगे, जूते लेने चलोगे, शूज खरीदना एडिडास का, तुरंत क्या क्या ऐसी लगना है घर में, अब तो मेरे पास पैसा होगा, मोटरसाइकिल खरीदूंगा मैं, तो पैदल क्यों आऊंगा, बस में बैठी। तो आप क्या करोगे, इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ाओगे, जूतों की डिमांड बढ़ाओगे, मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ाओगे, लेकिन सप्लाई थोड़ी बढ़ रही है फैक्ट्री में। सप्लाई से फैक्ट्री में नहीं बढ़ती, सप्लाई तो कांस्टेंट है। तब चीजों में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो हमेशा जो ज्यादा पैसा होता है ना वो महंगाई बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं कि रिजर्व बैंकों पे ना क्या करते हैं, कई लोग ना, आपने सुना होगा बचपन से कि नोट छाप के बांट के नहीं दो। अरे नोट छाप के बांटने का कोई मतलब ही नहीं है, नोट छाप के बांट देगा, कोई काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं ना। तो सब प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, डिमांड ही डिमांड बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो जाएगी। तो जो चीज 100 रुपए में आ रही थी आज वो 1 लाख में आएगी, 2 लाख में आएगी। जैसे जर्मनी ने एक बार बहुत नोट छाप दिए वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, तब वहां इतनी महंगाई बढ़ी, इतनी महंगाई बढ़ी कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। बैलगाड़ी भर के पैसे ले जाओ तो एक टाइम खाना मिले, तो ऐसे पैसे का क्या करना है। इसलिए वो सूटकेस भर के पैसा का कंसेप्ट गलत है, वो उससे महंगाई बहुत बढ़ती है, महंगाई बढ़ते वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अब हम क्या समझे कि जो सारा खेल कर रहा है ना मनी सप्लाई का रिजर्व बैंक, ये बेसिकली किस लिए कर रहा है, ये बेसिकली कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करेगा, सपोज करो देश में इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन महंगी बढ़ गई, मतलब महंगाई बढ़ रही, तो अब आरबीआई को पैसा कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, मुझे इतना बता दो। तो आरबीआई ऐसा इस्तेमाल करेगा कि मनी सप्लाई कम कर दो। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो डिमांड मतलब परचेजिंग, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इन्फ्लेशन के चक्कर में मंदी आ जाए। कैसे मंदी आ जाए, कैसे मैं बताता हूँ, चलो कंट्रोल होगी। एक साथ में इन्फ्लेशन के साथ साथ में आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव होता है देश में ग्रोथ रेट बढ़ना। भाई जीडीपी बढ़े, ग्रोथ रेट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सब लोग, ये बिजनेसमैन है, इसको इंडस्ट्री लगानी, फैक्ट्री प्लांट लगाना, तो ये लोन लेना जाएगा बैंक से। अब लोन महंगा मिलेगा तो ये प्लांट लगाएगा, बताओ मुझे, निधि लगाएगा, तो ग्रोथ, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, ग्रोथ घट जाएगी। दोस्तों इकोनॉमिक्स में पूरे सब्जेक्ट में ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का डायनामिक्स चलती है, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का डायनामिक्स चलती है। इस पर बहुत डिबेट होती है, ग्रोथ को फोकस करें कि इन्फ्लेशन को करें। कैसे, एक बार और बताता हूँ। सपोज करो देश में इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के लिए आरबीआई क्या करेगा, महंगाई बढ़ने का रीजन होता है, सबको पता है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ गया, डिमांड को बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम करेगा, मनी सप्लाई को कम करेगा। इससे क्या होगी, डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी, और साथ में
डिमांड घट जाएगी तो बताओ ये जो कोई कंपनी है ये प्रोडक्शन बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? ये प्रोडक्शन बढ़ाएगी घटाएगी? ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी। भाई जब डिमांड ही घट रही, बाजार में हमारी चीज की कार की मांग ही नहीं है क्योंकि लोन महंगा हो गया, तो बाजार में कारों की मांग नहीं है, तो मैं प्रोडक्शन क्यों बढ़ाऊं? नहीं बढ़ाऊं तो फिर देश में जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, ये हमेशा ट्रेड ऑफ चलता है। जब आप महंगाई को कंट्रोल करने जाते हो तो आप ग्रोथ को इंपैक्ट डालते हो। जब आप ग्रोथ को प्रमोट करोगे, ग्रोथ को प्रमोट कैसे करोगे? जब लोन सस्ता करोगे तभी तो बिजनेसमैन लोन लेगा, और ये आम जनता भी तभी लोन लेगी परचेज करने के लिए। जब लोन सस्ता कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन और इसमें ग्रोथ में ट्रेड ऑफ होता है वर्सेज जीडीपी ग्रोथ, इन दोनों के बीच ट्रेड ऑफ है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। अब उल्टा समझा देता हूं, साथ में डिमांड भी बढ़ानी ताकि आम जनता इसको खरीदे। इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में प्लांट लगाएगा, लोन लेगा तो लोन सस्ता करना पड़ेगा, सस्ते लोन के तभी तो बिजनेस में निवेश करेगा, तो चीप लोन करना पड़ेगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? बाजार में मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ाने जाएंगे तो वो क्या करेगी? इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, वो महंगाई को बढ़ाएगी। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो फिर ये सब खेल नहीं होगा, प्रोडक्शन घटेगा, डिमांड भी घटेगी। तो इस प्रकार से ये इन्फ्लेशन वर्सेज ग्रोथ का ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स में पिछले 100-200 साल से चला आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज है बैलेंस करना। भाई ना तो जीडीपी ज्यादा बढ़े ना ग्रोथ रेट ज्यादा बढ़े, मतलब दोनों में ट्रेड ऑफ हो। ग्रोथ रेट इतना बढ़े कि जीडीपी महंगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं बढ़े, ठीक है। कुछ इसमें एक दायरा सेट कर लेते हैं कि भाई 4+-2 इंडिया में ये रेट फिक्स कर रखी है। भाई जीडीपी महंगाई 2 से 6% के बीच में रहनी है। इससे ज्यादा हो तो फिर मनी सप्लाई को घटाओ, नहीं तो नहीं घटाओ। तो आप लोग बेसिक चीज समझ गए होंगे। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कौन डिसाइड करता है? कौन बनाता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ये भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता इसमें। अब इसके तो फिर ये मनी सप्लाई घटाने बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इससे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मनी सप्लाई को कंट्रोल जो घटाने बढ़ाने के लिए तो कई सारे हथियार देने पड़ेंगे इसको। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास कई सारे टूल है, हथियार है। युद्ध लड़ना है, वार की तरह युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तलवार भी चाहिए, तोप भी चाहिए, सब चाहिए। तो ऐसे ही इसको आरबीआई को हथियार तो चाहिए ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल कर सके। तो एक तो होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। दो तरह के टूल होते हैं, जिसको उन टूल को सबको दो भागों में बांटा गया है। क्वांटिटेटिव टूल वो होता है जिससे लोन की क्वांटिटी में चेंज होता है, लोन की क्वांटिटी में चेंज होता है, लोन की मात्रा घटती बढ़ती है। क्वालिटेटिव में दोस्तों लोन की मात्रा घटती नहीं बढ़ती, लेकिन लोन की क्वालिटी में चेंज होता है। वो कैसे होता है हम आगे डिटेल में देखेंगे मोटा मोटी, ठीक है। अब इसके कई सारे टूल हैं, जैसे एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से ही रेपो रेट, और क्या पढ़ा होगा, और रिवर्स रेपो होता है, सीआरआर होती है, एसएलआर होती है, और क्या होता है बैंक रेट होता है। आजकल नया आ गया एचडीएफ आ गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गई। ये सब टूल है, इसमें भी कई सारे टूल होते हैं। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा एक तो मोरल सुएशन होता है, एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो होता है, और भी कई सारे होते हैं। अभी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे तो आप लोग समझ ही होंगे। अब तक तो इतनी बात तो हम समझ जाते हैं। एक बार सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो मुद्रा की जो तरलता प्रबंधन संबंधी नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। ऐसी पॉलिसी जो मनी का क्या करे, लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करे, मनी सप्लाई घटाए बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्या होता है? महंगाई को नियंत्रित करना, साथ में जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना। महंगाई कंट्रोल के साथ में जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना, और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगा ही होगा, देश में पूरे ओवरऑल वित्तीय स्थिरता बने रहे, कोई बैंकों की स्थिति खराब ना हो, ना डूबे, कुछ भी ना हो, देश में शांति बनी रहे वित्तीय क्षेत्र में, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे टूल हो सकते हैं। ये एक संस्था है आरबीआई, ठीक है। ये बैंक है, ऐसे कई बैंक हो सकते हैं। ये आम जनता है, ये लोन लेने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज करो आरबीआई को, आपको लोगों को पता है क्या कहते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। मतलब कहीं भी लोन नहीं मिले तो ये बैंक को लोन देता है। तो आरबीआई कई बार क्या होता है, बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है।
अब वो लोन कई प्रकार के हो सकते हैं। लोन आप लोग जानते हो, कम टाइम के लिए ले सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए भी ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, ठीक है। एक हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, एक हो सकता है वन डे ओवरनाइट भी ले सकता है, एक रात के लिए चाहिए पैसा। तो ऐसे आरबीआई कई प्रकार से लोन ले सकता है। तो दोस्तों, जब आरबीआई बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, लॉन्ग टर्म की यहाँ परिभाषा है 90 डे से ज्यादा, तो अब उसको कहते हैं बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल नहीं बता रहा यहाँ पे। बैंक रेट तो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बैंक रेट कहते हैं, ठीक है बात। जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है तो उसको रेपो कहते हैं, और जब वन डे के लिए लेता है तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। क्या समझे, बैंक आरबीआई से लोन ले लेता है, लंबे टाइम के लिए ले तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, 90 डेज से ज्यादा ले, 90 डेज से कम ले तो उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, जिसको और रेपो रेट कहते हैं। और अगर वन ओवरनाइट के लिए ले, रात भर के लिए, एक दिन के लिए ले, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन टूल के तहत क्या कर सकता है, बैंक इसको लोन ले सकता है। अब बैंक लोन लेके अपने जेब में तो रखेगा नहीं, बैंक आगे इनको पास करेगा, ठीक है, जनता को। अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। सपोज करो ये आरबीआई था, ये बैंक को क्या करता था, 4% रेपो पे लोन दिया करता था। तो बताओ, बैंक 4% में लोन देगा, तो अब बैंक कंज्यूमर को थोड़ा आगे ज्यादा पर देगा, खुद का खर्चा वगैरह निकालेगा, ऑफिस का खर्चा, तो सब को 3% का मार्जिन लेके 7% लोन पे दे दिया करता था। अब किसी प्रकार से आरबीआई की जम गया, बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई को कंट्रोल करो तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेपो रेट को समझ करो बढ़ा के क्या कर दिया, 7% कर दिया, ठीक है। तो अब बैंक आगे कितने में लोन देगा, 10% पे देगा। 10% में लोन देगा तो बताओ, जब लोन महंगा हो जाएगा, लोग पब्लिक लोन कम लेंगे, जरा लेंगे, कम लेंगे, तो मनी सप्लाई घट जाएगी, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आरबीआई इन तीनों के माध्यम से इनको रेटें बढ़ा के क्या करता है, इन तीनों की रेटें बढ़ा के महंगाई कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है, मनी सप्लाई को घटाना है, तो क्या करेगा, उल्टा कर देगा ना। अगर 4 की बजाय इसको रेपो को 2% कर दे तो आगे लोन कितना बढ़ेगा, 5 पे बढ़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे लोन सस्ते हो जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो ये पूरा खेल सिस्टम समझ में आया, बैंक रेट वगैरह का, रेपो रेट का, एमएसपी का। एक मैंने अभी केवल इंडिविजुअल बताया, आगे थोड़ा और इसको रिफाइंड वे में देखेंगे हम। एक तो ये हो गया उधार का। एक तो कई बार क्या होता है, बैंक ऐसे बैंक ये जनता है, अब बैंक के पास सब कई बार क्या होता है, ज्यादा पैसा जाता है, बैंक के पास सबको डिपॉजिट ज्यादा है, लोन नहीं दे पा रहे, लोग पब्लिक लोन नहीं ले पा रही, तो इस बैंक को उल्टा भी हो जाता है। पहले तो आरबीआई ने बैंक को लोन दिया था, अब बैंक क्या होता है, अपना पैसा कहां जमा कर देते हैं, आरबीआई कर देते हैं। तो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो उस पर ब्याज मिलता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो। रेपो का उल्टा हो गया, रेपो तो क्या था, बैंक लोन ले रहे थे, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं एक तरह से, तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही एक और स्थिति होती है जिसमें बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा कर देता है। लेटेस्ट में 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। दोनों में क्या अंतर है अभी देखेंगे, पर मोटा मोटी समझ लो दोनों में काम एक ही हो रहा है कि बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहा है। अब सपोज करो यही बात मैं बताऊं, ये बैंक था, इसके बाद पैसा आया 6% लोन दे रहा था पब्लिक को। अब सपोज करो बैंक क्या करता है, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दी, 7% कर दी। तो अब बताओ 7% इसको जब आरबीआई देगा तो ये जनता को कौन लोन देगा, जहां पर रिस्क भी है डूबने की, एनपीए होने की, आरबीआई के पास सेफ है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा बैंक, आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो को बढ़ा देगा, तो अब बैंक क्या करेंगे, बैंक आम जनता को लोन नहीं देंगे, बैंक कॉमन पीपल को लोन नहीं देंगे, बल्कि आरबीआई के पास जमा करेंगे। जब आरबीआई के पास जमा करेंगे तो मनी सप्लाई का क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगी, उससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इसका उल्टा भी इससे लागू होगा। अभी हम फिर एक एक करके देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको समझे अभी तक बातें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हम उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बैंक रेट। ये जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको बैंक को पैसे की आवश्यकता है, इसको आगे लोन देना है पब्लिक को, ठीक है। तो इसने है ना लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया। लॉन्ग टर्म की परिभाषा है 90 दिन के लिए। तो लोन लिया तो इसको कोई दान पुण्य में तो लेते नहीं, बदले में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो ये इंटरेस्ट देगा ना, उसको कहते हैं
क्या कहते हैं, उसको बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट का सिंपल सा मतलब है कि जब बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में 90 डेज से अधिक के लिए लोन लेता है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको बैंक रेट कहते हैं। अब वही 3 सिचुएशन हो जाएगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है, सपोज करो ये आरबीआई, ये बैंक, ये क्या था, ये कंज्यूमर था सपोज करो। अब ये समय सपोज करो ये कितनी 4% थी बैंक रेट, तो अब ये 7% में लोन देता था आगे। लेकिन अब सपोज करो महंगाई बढ़ गई, तो इसको महंगाई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई इसको क्या करेगा, ये इसको बढ़ा के 7% कर देगा। तो अब बैंक इसको कितने पे लोन देगा, 10 पे देगा, ठीक है। और ग्रोथ को प्रमोट करना है तो इस रेट को क्या कर दो, 2% कर दो, तो ये आगे कितना पे देगा, 5% पे देगा। तो यहाँ जब लोन ये रेपो रेट को कम कर देगा, बैंक रेट को कम कर देगा, तब लोन की मात्रा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। लेकिन जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोन महंगे हो जाएंगे, तो उससे मनी सप्लाई घट जाएगी। तो सिंपल सा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बैंक रेट किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, ख्याल कर सकता है। फिर इसमें के अप्लाइड पार्ट होता है कि देश में सपोज करो महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई कौन सा कदम उठाएगा। तो मुझे बताओ जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तब आरबीआई कौन सा कदम उठाएगा, बताओ। बैंक रेट को घटाएगा, बढ़ाएगा, वैसे रखेगा। तो बैंक रेट को आप सबको पता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब मनी सप्लाई देश में ज्यादा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को महंगा कर दो, ताकि लोन क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा हो जाएगा तो कई लोग लोन नहीं लेंगे, तो इससे डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो क्या होगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि देश में सपोज करो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देना है, तब तो फिर लोन सस्ता करना पड़ेगा, तो बैंक रेट को घटाना पड़ेगा। तो आरबीआई की कदम उठाएगा कि बैंक रेट को कम कर देगा। समझ के बाद इतनी राम कहानी, ये चीज मैं तुमको कई बार बताऊंगा, घबराऊं मत। तो वो था जिसको आरबीआई व्यापारी बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है 90 डे के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट बेसिकली एक पिनल रेट भी होती है, पेनल्टी रेट भी होती है। कैसा, आरबीआई इसको पेनल्टी लगाने के लिए भी काम में लेता है। कैसे लेता है बताऊं मैं। देखो आरबीआई का क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है, बैंकों का रेगुलेटर है। बैंकों को कई सारे नियम कायदे को फॉलो करना पड़ता है, फॉलो नहीं किया, सब उसको फॉलो नहीं किए तो फिर क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा। तो ये पेनल्टी दोस्तों कई चीजों में आरबीआई ने बैंक रेट से जोड़ रखी है। जैसे बैंक रेट +1% पेनल्टी लगी, कोई मान लो समझ करो कोई चीज की उल्लंघन किया तो इस प्रकार से इसका क्या इस्तेमाल करता है, ये पेनल्टी रेट के रूप में इस्तेमाल करता है, इससे जोड़ रखी है पेनल्टी को। इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज द पिनल रेट, पिनल रेट भी कहते हैं इसको। वह जिसको आरबीआई व्यापारिक बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और इसको इस्तेमाल पेनल्टी रेट के रूप में भी किया जाता है। अब आप यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद हमने तो ये देख लिया, मैं बताया 2 तरह के टूल थे। कौन कौन से टूल थे, क्वांटिटेटिव, ऐसे टूल जिससे क्या हो, जिससे जो लोन की क्वांटिटी है ना वो इंपैक्ट डले। कैसे डले हम आगे देखेंगे। इसके टूल होते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, रेपो, रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट होती है, ओएमओ, सब हम एक एक करके देखेंगे। चयनात्मक में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा के साथ साथ उसके इफेक्ट को भी, इम्पैक्ट को भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट कंट्रोल करते हैं, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 2 तरह के टूल होते हैं। मात्रात्मक, इसको जनरल भी कहते हैं, सब पे लागू होता है। इनडायरेक्ट भी कहते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली प्रभाव डालता है। अभी हम सभी एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना तो समझ गए होंगे, बैंक रेट को आप समझ गए होंगे। एक होती है दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LFP, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LF। बेसिकली ये आरबीआई का एक टूल है जिसके तहत क्या करता है, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे। इसको 2000 में आरबीआई ने 2000 में इसकी शुरुआत करी थी। इसके 2 भुजा हैं, 2 पार्ट है, 2 हैंड है। एक तो होता है रेपो रेट, रेपो रेट मैंने अभी आपको बताया था। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक बात ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों रेपो रेट की तरफ। रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट, वही बात। ये मोटा मोटी तो आपने समझा जैसे मैंने बैंक रेट की बात। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक है और ये आम जनता है, ठीक है। सपोज करो इस बैंक को पैसे की आवश्यकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए, तो ये क्या करेगा, इससे लोन मांगने जाएगा, ठीक है। तो ये लोन देगा कितने दिन के कम, 90 डे से कम। तो इस पर ऐसे दान में दे देगा कि कुछ क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा।
तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है 90 दिन से कम और उस पर जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को रेपो रेट कहते हैं। अब एक बार मुझे बताओ, अपन बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं कि कोलेटर के रूप में, कुछ गिरवी बिल्कुल रखते हैं, बिना गिरवी रख के बैंक लोन नहीं देता। ऐसे बैंकों को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ेगा, बिना गिरवी रखे ये लोन नहीं देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो कुछ कागज पूरा देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये लोन दे देगा। तो इस गेम को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट महंगाई कैसे कंट्रोल करेगी, वही बात, ये रेपो 4%, ये बैंक था, ये आगे जनता को देगा 6% पर। अगर सब लोग को महंगाई कंट्रोल करना, रेपो बढ़ा दी, कितनी कर दी, ये 6% कर दी, तो अब आगे लोन कितना मिलेगा, 8% पर। लोन महंगा हो गया तो लोग पब्लिक कम लोन लेंगे। मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ावा देना है तो इसको कितना कर देगा, 2% कर देगा, तो फिर ये आगे कितना 4% पर देगा, तो इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत देगा, सब में वही कंसेप्ट चल रहा है। तो इसको कहते हैं रीपर्चेज ऑप्शन रेपो रेट। अब ऐसे दोस्तों रिवर्स रेपो, अब नाम से क्या स्पष्ट है, रिवर्स रेपो रेट, नाम से क्या चीज स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि ये रेपो रेट का उल्टा है। यहां पर क्या हो रहा था, रेपो में कौन लोन ले रहा था बताओ, रेपो में लोन ले रहा था बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा था। शॉर्ट टर्म यहां की डेफिनेशन 90 डेज से लेस, ठीक है, 90 डेज से कम, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहा था। लेकिन अब उल्टा हो, सबको तो बैंक के पास ज्यादा सरप्लस है, उधर जमा नहीं कर पा रहा हो, नहीं कर पा रहा, तो बैंक क्या कर सकता है, अपना ज्यादा पैसा यहाँ आरबीआई को उधार दे सकता है, यहाँ पर जमा कर सकता है। तो फिर बदले में बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, उसको ब्याज देगा। तो ये ब्याज ही क्या है, रिवर्स रेपो है, ये ब्याज रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे वो जिससे को सब जमा करेगा, वो तो पूरा खेल हो गई होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। लेकिन इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो, रेपो का उल्टा। जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट मिलता है, तो बताता हूं मैं। सपोज करो ये 4% थी, ये बैंक है, ये आरबीआई है, ये 4% थी, लेकिन बैंक इधर जनता को 6%, 8% में लोन दे रहा था। तो बैंक को 8% को छोड़ के 4% में क्यों जाएगा। लेकिन सपोज करो महंगाई बढ़ गई, महंगाई कंट्रोल करना मनी सप्लाई को, तो इसको बढ़ा के क्या कर देगा, इसको बढ़ा के 8% कर देगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब जब बैंक को 8% आरबीआई दे रहा है तो ये आम जनता को देगा, आम जनता के पास तो रिस्की है, एनपीओ हो जाएगा, रिजर्व बैंक तो कोई पैसा डुबाएगा नहीं। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं ना, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक आम कॉमन पे पीपल को लोन नहीं देने के बजाय क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा करने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिससे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 2000 से प्रारंभ की गई थी। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, जो लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ परिभाषा आप सबको पता है, 90 डेज से लेस, 90 डेज से लेस, समझ गए बात को, मिनिमम 5 करोड़ रुपए। अब देखो रेपो रेट में बैंक उधार लेता है, अब ऐसा नहीं बैंक को कि मेरे को बिजली का बिल भरना है तो चलो आरबीआई के पास उधार लेना, ऐसा नहीं, एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर रखी है, 5 करोड़ से कम हम तुमको लोन नहीं देंगे। ऐसा नहीं मुंह उठा के 50 रुपए लोन लेने पहुंच गया, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी इन सेकंड जो थी बनाई थी 1991 के बाद में बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसको नाम है नरसिम्हन कमेटी। इसने रिकमेंड किया था कि भाई ऐसा कोई सिस्टम चालू करो। इसके 2 पार्ट मैंने बताया। रेपो रेट बेसिकली आरबीआई वर्तमान में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो वर्तमान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने सबसे मेन टूल, मेन जो इसका हथियार है ना, सबसे ब्रह्मास्त्र, वो यही है रेपो रेट, इसी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलिसी रेट। सबसे मेन हथियार यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रेपो रेट। ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पॉलिसी रेट कहते हैं। जो आरबीआई की पॉलिसी होती है ना, उसका सबसे मुख्य हथियार यही होता है, इसलिए इसको पॉलिसी रेट कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है, वो दर जिस पर आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए, ये 7 डे हो सकता है, 14 डे हो सकता है, 28 डे हो सकता है, 90 डे तक होता है, के लिए उधार देता है। वर्तमान में आरबीआई ने इसको क्या मान रखा है, पॉलिसी रेट के रूप में मान रखा है। लोन ऐसा नहीं देते, बदले में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। रेपो रेट के तहत मिनिमम कितना, 5 करोड़ लोन ले सकते हैं, और मैक्सिमम 0.5% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल कुछ नहीं है,
बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ आधे दिन तक का, उसको एनडीटीएल कहते हैं। 1 मिनट के लिए समझ लो आप, तो आधे दिन तक बैंक के पास सपोज करो 1 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो उसको एनडीटीएल कहते हैं। तो इस एनडीटीएल का 0.5% तक ही लोन ले सकता है। ऐसा नहीं फिर आप चुका नहीं पाओ, लोन लेते जाओ चुका नहीं पाओ तो तुम्हारी क्षमता देखी जाएगी। तो जितना तुम्हारे पास जमा है उसका 0.5% तक लोन ले सकते हो रेपो रेट के तहत, और कितना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं देंगे। तो ये था कंसेप्ट रेपो रेट का। इसका उल्टा क्या होगा, अब फिर बीच में ये लॉन्ग टर्म रेपो एक अलग कंसेप्ट आया। देखो क्या हुआ ना दोस्तों, बीच में आरबीआई को लगा कि बैंकों को कुछ पैसे उधार देने की जरूरत है, स्पेशली कोविड टाइम में, ताकि आगे लोन बांटे और जो इंडस्ट्री ये बंद होगी वापस खड़ी हो सके। तो एक नया कंसेप्ट लेके आया लॉन्ग टर्म रेपो का। रेपो में क्या होता था, 90 डे तक लोन देते थे, लेकिन ये जो LTRO कहते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन, इसमें 1 से 3 साल के लिए लोन दिए जाते हैं। तो जब टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो, 1 से 3 साल के लिए लोन देते हैं। तो ये सब बातें यहां तक होगी, बैंक रेट हमने पढ़ ली थी। रिवर्स रेपो आप पढ़ सकते हो, वो दर जिसको बैंक कम अवधि के लिए आरबीआई के पास धन जमा करते हैं। आरबीआई उधार नहीं लेता, बल्कि बैंक अपने सरप्लस आरबीआई के पास जमा करता है। ये रिवर्स रेपो मैंने आपको बता दिया। अब हम 2 चीजें पढ़ेंगे, CRR, SLR, ठीक है। तो दोस्तों एक तो होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब इसको समझने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट समझेंगे। ये बैंक है, बैंक का क्या काम बताओ, बैंक का क्या काम, बैंक का काम डिपॉजिट लेना और लोन लेना, ठीक है। तो डिपॉजिट 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने कई बार बता रखा है ये। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट डिमांड करते देना पड़े, डिमांड करते देना पड़े। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, एक टाइम के लिए जमा किया है, 5 साल 4 साल 3 साल, जैसा कि हम बैंक में जाते हैं एफडी कराते हैं, तो एफडी हमेशा 6 महीने, साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए होती है। डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों 2 खाते आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जैसा हम सबका खाता बचत खाता है, हम जब चाहे एटीएम में पैसा, एटीएम कार्ड घुसेड़ा पैसा निकाल लिया, जब चाहे बैंक में गए चेक बुक भरी पैसा निकाल लिया। करंट अकाउंट में जो बिजनेसमैन खोलते हैं बैंकों में, जब मन चाहे दिन में 10 बार 20 बार पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो टाइम के लिए डिपॉजिट होता है दोस्तों, ऐसा मन मर्जी पड़े जब मुंह उठा के नहीं निकाल सकते पैसा। आपने एफडी करा रखी है, आपको रात में पैसे की जरूरत निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। दिन में भी बैंक मना कर सकता है और निकालोगे भी पेनल्टी लगाता है, ऐसा नहीं निकाल सकते। तो ये डिपॉजिट हो गया। अब मैं कह दूं टोटल डिपॉजिट कह दूं मैं इसको, टाइम डिपॉजिट भी मिला लूं, डिमांड को मिला लूं, तो इसको मैं कहूं टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी। टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी तो गलत है क्या, दोनों को मिला दिया। अभी एसेट लायबिलिटी का भी एक बार कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो कोई भी संस्था हो, कोई भी पर्सन हो, उसका कुछ संपत्ति होती है, कुछ उसको उधार होते हैं। दुनिया में ऐसे कोई कंपनी नहीं है जिसको उधार ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसके पास संपत्ति नहीं हो, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। सबके पास, अडानी में भी कर्जा लेता है, बैंक से लोन लेते हैं, अंबानी में लेते हैं, हर आदमी ने, हर बिजनेसमैन ने बैंक से लोन ले रखा है। तो उसको जो उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है असेट, दूसरा होता है दोस्तों लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, मेरे पर कितनी बोरो कर रखी है, मेरे पर कितना उधार है, मेरे पर कितना उधार है। असेट होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, जिसका मैं मालिक हूं, ओनर, जो मेरे को पैसा कमा के देगा। सपोज करो मैंने बैंक से पैसा उधार ले रखा है, तो मैं अब उसको कहां लिखूंगा, तो मैं उसको लायबिलिटी में लिखूंगा 1 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास 1 करोड़ के शेयर हैं, 1 करोड़ की एफडी जमा कर रखी है, या फिर मेरे पास में 1 करोड़ की जमीन है, तो उसको मैं कहां लिखूंगा, उसको मैं एसेट में लिखूंगा 1 करोड़ रुपए। ऐसे दोस्तों बैंकों का सीन होता है। बैंकों के पास में सपोज करो ये ए आदमी है, इसने बैंक के पास 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया। मुझे बता दो ये 1 करोड़ का मालिक कौन है, बैंक है कि ए आदमी है? तो आप में से कोई भी कहेगा कि सर इसका मालिक बैंक नहीं है, इसका मालिक तो ए पर्सन है। बैंक तो क्या एक तरह से इससे ए आदमी से 1 करोड़ को उधार ले रहा है। तो बताओ इसका मालिक ये है, तो ये 1 करोड़ का किसका असेट है? ये 1 करोड़ ए के लिए क्या है? तो 1 करोड़ बैंक के लिए, इसके ए के लिए असेट है, साल 2 साल बाद ब्याज से वापस आएंगे इसको। लेकिन बैंक के लिए क्या है बताओ? बैंक ने एक तरह से उधार लिया है, बोरो किया है, तो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसको चुकाना है, इसको दोस्तों वापस ब्याज से चुकाना पड़ेगा। ऐसे बैंक का दूसरा काम होता है लोन देने का। इसने क्या कि ये पैसा बी को दे दिया 1 करोड़ का लोन, ये पैसा इधर कहते लोन दे दिया। अब बताओ जो ये 1 करोड़ लोन दिया, ये बैंक के लिए क्या है? तो सर ये तो बैंक के लिए असेट है। क्यों? ये बैंक से वापस ब्याज से वापस लौटेगा इसके पास में,
और इस बी ने उधार लिया है तो इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आप एसेट लायबिलिटी का मतलब समझ जाओ। बैंक की कंडीशन में जो डिपॉजिट आ रहा है ना, डिपॉजिट, ये बैंक को उधार है तो इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। और जो उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, ये इसका असेट है। तो अगर मैं कहूं जितने भी पैसा जमा हो रहे हैं, मैंने बताया डिमांड जमा हुआ, टाइम डिपॉजिट जमा हुआ, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड टाइम, और ये क्या है बैंक के लिए डिपॉजिट, बताओ, लायबिलिटी है। तो ये टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी TDTL हो जाएगा, TDTL हो जाएगा। समझिए बात को। तो TDTL का क्या मतलब है, TDTL का सिंपल सा मतलब है बैंक के पास टोटल पैसा जमा, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो। यहां तक समझ गए। तो एक कंसेप्ट आएगा अब NDTL का, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बैंकिंग में, हर चीज इसी से घूमती है। NDTL, नेट, अभी तो हम टोटल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम। भाई इसको डिपॉजिट नहीं कह के लायबिलिटी कह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि बैंक पे उधारी है, बैंक इसको चुकाएगा वापस आम जनता को। तो एक कंसेप्ट आता है दोस्तों NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कैसे, ये बैंक है, बैंक के पास एक तो आया डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट से, सपोज करो 100 करोड़ रुपया आया। एक बैंक के पास आए टाइम डिपॉजिट, ठीक है, सपोज करो 200 करोड़ आया। तो टोटल TDTL कितना बना, TDTL कितना बना, तो ये बना 300 करोड़ रुपए का, ठीक है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, ये कई बैंक इस पैसे का कुछ राशि दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं। सपोज करो बैंक 1 था, इसने ये बैंक 2 में कुछ पैसा जमा कर दिया ताकि कई बार क्लियरिंग के लिए, चेक वगैरह के लिए उसको हिसाब हो जाए। सपोज करो 10 करोड़ रुपए जमा कर दिया, तो ये जो जमा है ना दूसरे बैंक में, इसको हटा के इसको इससे माइनस कर दो, और जो बचेगा उसको कहते हैं NDTL। क्या कहते हैं, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो NDTL का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है सबको कहते हैं TDTL, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उसमें से कुछ पैसा वो कई बार बैंक दूसरे बैंक में जमा कर देता है, नहीं चाहे तो नहीं भी करे, कोई बात नहीं, नहीं करेगा तो फिर TDTL NDTL बराबर हो जाएगा। तो जो दूसरे बैंक में जमा कर देता है उसको हटा दे तो वो टोटल अमाउंट बनती है NDTL। तो ये NDTL से ही सब कुछ डिसाइड होता है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो हम CARR की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे CARR का कंसेप्ट। तो सुनो पूरी कहानी। ये बैंक है, बैंक है भाई, बैंक है। डिपॉजिट आ गया, NDTL निकाल लिया, हमें TDTL निकाल लिया। सपोज करो TDTL टोटल 100 करोड़ रुपए है, या TDTL छोड़ो NDTL ही 100 करोड़ रुपए है, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेट करने में आसानी रहती है। बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए जमा हो गए, उसमें से उसने दूसरे बैंक में कुछ भी नहीं रखा, तो इसको NDTL कह देंगे हम 100 करोड़ रुपया। अब क्या होता है दोस्तों, CARR का कंसेप्ट कहता है बेसिकली कि आपके पास जो बैंक के पास जितना पैसा आया उसका कुछ परसेंटेज क्या करो, RBI के पास कैश जमा कर दो, RBI के पास कैश जमा कर दो। जनरली ये 4% के आसपास होता है। तो CARR का कंसेप्ट दोस्तों सिंपल कहता है कि भाई बैंक के पास जितना भी NDTL है ना, NDTL, इसका कुछ पैसा कहाँ जमा करो, कुछ पैसा RBI के पास जमा कर दो। समझ करो 4%, तो ये 100 करोड़ आया तो 4 करोड़ रुपए कहाँ जमा होंगे, RBI के पास जमा होंगे कैश में, और बाकी का आप लोन दे पाओगे। बात को ध्यान से सुनो, जितना पैसा आया उसका कुछ पैसा RBI के पास केस में जमा कर दो और बाकी को लोन दे दो, ताकि क्या कर सको, आप व्यापार कर सको। अब दोस्तों CARR का कंसेप्ट क्यों आया, सपोज करो ये बैंक के पास 100 करोड़ आया, 100 का 100 करोड़ लोन दे दिया। अब ये तो इसमें आपको पता है डिमांड डिपॉजिट भी थी जो NDTL में। अब सपोज करो कोई आदमी है ना कल ही पैसा लेना पहुंच गया, या करंट अकाउंट वाला पैसा लेना पहुंच गया, तो ये कहां से पैसा देगा बैंक, इसने तो आगे लोन दे दिया। तो आदमी क्या करता है, इमरजेंसी के लिए इसको क्या करेगा, वो कुछ पैसा कैश में जमा कर देगा RBI के पास में, ताकि ऐसे इमरजेंसी जैसे बैंक डूबने की स्थिति हो जाए, ये आदमी आएगा पैसा नहीं देगा, दूसरा आएगा उसको पैसा नहीं देगा तो बैंक डूब जाएगा। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए क्या करेगा, RBI में पैसा रख रखा है, यहां से लेगा तुरंत तो उसको पेमेंट कर देगा। ये हम भी करते हैं। आपके पास
1 करोड़ रुपया आया तो आप सारा किसी को लोन थोड़ा दे दोगे, कुछ पैसा तो आप केस में अपने घर के सूटकेस में, तिजोरी में या अलमीरा में रखते नहीं रखते, तो वो अलमीरा में रखने वाली बात है। फिर मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये बैंक है, ये बैंक के पास 100 करोड़ का एनडीटीएल आ गया, तो आप 100 के 100 करोड़ लोन नहीं दे सकते। लोन दे दोगे फिर बीच में ये पैसा मांगने आया तो कहाँ से लाओगे? तो आरबीआई ने एक नियम बना रखा है कि भाई इसका कुछ परसेंटेज, सामान्यतः 4-4.5% होता है, ये क्या करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश में जमा कर दो, ताकि कभी भी इमरजेंसी आए, कभी लिक्विडिटी कम पड़ जाए, पैसा कम पड़ जाए आपके पास में और कुछ लोग ज्यादा मांगने आ जाए, तो आप यहाँ आरबीआई से लेके उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप क्या करते हो, उसको सेफ्टी के लिए आरबीआई के पास रखते हो। तो ये बेसिकली सीआरआर कहलाता है। तो सीआरआर क्या है? एनडीटीएल का वो परसेंटेज जो बैंक को आरबीआई के पास कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसका नाम तो स्पष्ट है, कई फिर यहाँ एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि केस में रखना है, कैसे रखना है, तो केस में रखना है, भाई इसका नाम में स्पष्ट है, केस रखना है, एक रेशियो है, जितना रिजर्व का, जितना एनडीटीएल आ रहा है उसका 1% कैश में आरबीआई के पास रख दो, इसको कहते हैं सीआरआर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको पढ़े, जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत पावर दी गई है आरबीआई को, ऐसा नहीं आरबीआई मुंह उठा के कर ले, आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसमें एक पावर दी गई कि जितने भी बैंक है ना उनको अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास कैश जमा करना पड़ता है। अभी कुछ कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा, महंगाई के हिसाब से डिसाइड करेगा, मैं बताऊंगा कैसे। इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, भाई केस रख रहा है तुम्हारी खुद के बेनिफिट के लिए, आरबीआई को उधार नहीं मांग रहा, तुम्हारे बैंक के बेनिफिट के लिए है ये, ताकि इमरजेंसी में तुमको दिक्कत नहीं आए। पालना न करने में क्या करेंगे, पेनल्टी लगेगी भाई। अगर सपोज करो नहीं रखा तो फिर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी क्या होगी, मैंने बताया था पेनल्टी रेट कौन सी थी, रेपो रेट प्लस उसका सपोज करो 1%, ऐसे पेनल्टी लगती है। पूर्व में इसकी जो लिमिट थी 3 से 20% कि भाई जो कैश रिजर्व रेशियो 3 से 20% तक हो सकता है, न्यूनतम 3 अधिकतम 20, लेकिन बाद में इसकी जो लिमिट थी वो समाप्त कर दी कि लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, आरबीआई अपनी सुविधा अनुसार जितनी चाहे उतनी रख सकता है, चाहे 2%, चाहे 4%, चाहे 5%, ऐसे कितने भी रख सकता है। तो कैश रिजर्व रेशियो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया हो तो हाँ बोलो। तो बताओ फिर महंगाई कैसे कंट्रोल करेगा? कैश रिजर्व रेशियो से महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? हमारा तो उद्देश्य क्या है, घूम फिर के महंगाई पे आता है, कैसा समझ करो मैं बताऊं। ये बैंक था, इसके पास 100 करोड़ एनडीटीएल में आया, ठीक है, सपोज करो सीआरआर 4% थी, तो अब बताओ कितना रुपये वहां पर आरबीआई के पास जमा करेगा कैश में, 4 करोड़। तो बताओ ये 4 करोड़ पे ब्लॉक हुआ नहीं हुआ, इसको लोन दे सकता है या नहीं दे सकता? तो लोन कितना देगा? लोन तो केवल 96 करोड़ देगा। अब सपोज करो आरबीआई को महंगाई से लड़ना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो अब बैंक क्या कर, तो अब क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको सपोज करो बढ़ा के कर देगा 8%। अब इस 100 करोड़ में से 8 करोड़ तो क्या हो गया, जमा हो गया कैश। अब लोन कितना दे पाएगा? 92 करोड़ रुपया। तो बताओ लोन कम हुआ नहीं हुआ? तो सीआरआर को बढ़ा के लोन की मात्रा कम कर सकते हैं। लोन कम होते हैं मनी सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, मनी सप्लाई घट जाएगी, मनी सप्लाई घट जाएगी तो फिर क्या होगा, सब कुछ केस हो जाएगा। तो समझे बात को, यहाँ से आरबीआई सीआरआर को बढ़ा के कैसे महंगाई कंट्रोल करता है। जीडीपी बढ़ाना है तो फिर उल्टा कर देगा, सीआरआर को घटा देगा, ठीक है। तो सीआरआर के बारे में समझा हमने। एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज होता है, कहाँ कैसे रखना पड़ता है, कैश में रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, अपने जेब में नहीं रखेगा। कुछ लोन दे, कुछ इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देगा, केवल रख दो बस और भूल जाओ। इसलिए बैंक इसका थोड़ा विरोध करते हैं कि भाई बैंक ने जो 100 करोड़ लिए उसमें से इसको 100 करोड़ को इंटरेस्ट वापस लौटाना है, लेकिन ये 4 करोड़ तो कोई भी काम नहीं आ रहे इसके। ये 4 करोड़ जो बैंक ने सीआरआर के रूप में रखे, ये तो उसके क्या हो गया, उसके फंस गए, उससे उसको कोई इनकम नहीं मिल रही, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। वो तो बात तो सही है। तो ये कई बैंक इसका विरोध करते हैं कि सीआरआर को समाप्त कर दिया जाए, पर अभी तक तो नहीं किया, इंडिया में चल रहा है, जब खत्म होगा तब हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत, इंक्रीमेंटल सीआरआर की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। 2016 में कंसेप्ट आया था, अब वो 2016 को बीते 7 साल हो गए। मैंने पहले बता रखा, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर बेस्ड होती है, जो चल रहा है चर्चाओं में उसी को पढ़ना चाहिए। इंक्रीमेंटल सीआरआर का जमाना गया। ऐसे ही सीआरआर से छूट दी गई थी बीच में कई जगह। भाई बैंक क्या चाहता है, आरबीआई चाहता है भाई आप इसको लोन दो, अगर आप इसको लोन दोगे तो हम आपको क्या करेंगे, सीआरआर से छूट दे देंगे। तो बैंक भी उस सेक्टर को लोन दे देगा, पर अब जरूरत नहीं है।
ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ने की, ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी, अब ये समाप्त होगी। अब तो जो लेटेस्ट में चल रहा है ट्रेंड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो क्या थोड़ा डिटेल में जानकारी रखनी पड़ती है, इसलिए चीज़ों को पुरानी सब 10 साल 20 साल तक की न्यूज़ को अपडेट रखना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। अब अगला मुद्दा है SLR का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या खेल है? ये खेल के पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो मैंने पहले कहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या पढ़नी पड़ेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको देसी भाषा में G-SEC कह देते हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने बजट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात होती है, इनकम एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है कि साल भर में गवर्नमेंट को कितना इनकम होती है और कितना एक्सपेंडिचर होता है, इसका एक सिंपल सा रिकॉर्ड होता है बजट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, इस स्कीम में इतना होगा, उसमें इतना होगा, इस डिपार्टमेंट को उतना पैसा दिया जाएगा, यही सब कुछ है। इनकम कहाँ से होगी, इनकम टैक्स से कितना होगी, कॉर्पोरेशन से कितनी होगी जी, ये सब चीज़ें रहती है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे सॉरी, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बजट हो गया है, बजट में भारत में हमेशा से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात अनंत काल से भारत में लागू हो रही है। ठीक है, अनंत काल से नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की लगभग अधिकांश सरकारें क्या करती, डेवलपमेंट के लिए खर्चा बहुत करती है, तो सब सारी सरकारें कर्जे में डूब रही है, सब कर्जा लेती है। तो इसको भरपाई करने के लिए क्या करेगी? बोरो करनी पड़ेगी। जो ये घाटा होता है इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कुछ भी नहीं है, हर साल जो ज्यादा खर्चा होता है उसकी भरपाई करने के लिए उधार लेने पड़ता है, जो उधार के अमाउंट है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाती है, राजकोषीय घाटा कहलाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोरो करनी पड़ेगी। भाई गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करनी पड़ेगी ना। जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है तो गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो उधार कैसे लेगा? इसका तरीका है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर कौन है बताओ? भारत सरकार का बैंकर कौन है? सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कह देगी भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे सपोज करो 1000 करोड़ का उधार चाहिए, और तुम हमारे बैंकर हो, हमारे लिए पैसे का इंतजाम करो। ठीक है, करते हैं साहब। तो ऐसे तो कोई करेगा नहीं भाई, जब भी कोई उधार लेता है तो कागज वगैरह देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? आरबीआई को कुछ कागज वगैरह देगा गवर्नमेंट। तो जो कागज देता है ना उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक कागज का टुकड़ा देगा जिसमें लिख के कि भाई हो सकता है समझ कोई 1000 रुपये का हो एक कागज का टुकड़ा, कि मैं 1000 रुपये का अगले 5 साल के लिए लोन ले रहा हूँ जिस पर 7% की ब्याज दूंगा, ऐसा करके कागज का टुकड़ा आरबीआई को देगा। आरबीआई इसको क्या करेगा? फिर आगे सेल करेगा। जनरली बैंक वगैरह को सेल कर देता है, बैंक को सेल कर देगा ये G-SEC, और ये पैसा आएगा आरबीआई के पास, आरबीआई गवर्नमेंट को दे देगा। ये खेल चलता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। जब फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक समझिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, तो हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो भाई, बैंकिंग में दो ही कानून है, एक तो आरबीआई एक्ट 1934, इसमें पूरी आरबीआई को पावर दी गई है। आरबीआई की स्थापना कैसे होगी, आरबीआई की क्या स्ट्रक्चर होगी, कितने गवर्नर होगा, क्या पावर होगी, सब कुछ इसमें लिख रहा है। एक दूसरा कानून है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकों के संबंध में और ज्यादा पावर देने के लिए क्या किया, इसको बाहुबली बढ़ाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 लाइन लेके आए, जिसके तहत आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लाइसेंस देता है, बैंकों को लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, और कई सारी पावर दी गई है। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बेसिकली SLR के बारे में कहता है। क्या कहता है? सुनो बात। ये बैंक है, बैंक के पास टोटल पैसा जमा होता है, इसको क्या कहते था हमने? इसको कहते था NDTL। ठीक है, इस NDTL का सपोज करो कुछ परसेंटेज तो हमने क्या किया था? CRR के रूप में नगद रख दिया था आरबीआई के पास में। ठीक है बात। अब यह जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि भाई बैंकों को जितना NDTL जमा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या कोई अन्य सिक्योरिटी के रूप में निवेश करके अपने पास रखना होगा, अपने पास रखना होगा। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, कि बैंक के पास NDTL आया, अब 1 मिनट के लिए CRR भूल जाओ, अब तो 100 करोड़ रुपया आया, तो 100 करोड़ का 100 करोड़ आप लोग नहीं दे सकते। आप क्या करो, इसका कुछ परसेंटेज हिस्सा या तो गोल्ड खरीद लो
या फिर क्या करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, या फिर हम कोई बताएं जो आरबीआई बताए अदर सिक्योरिटी, उसमें निवेश करना पड़ेगा, इसमें निवेश करना पड़ेगा और अपने पास रखना पड़ेगा। निवेश करके अपने पास ही रखो, बैंक के पास में, आरबीआई के पास मत आओ, अपने पास ही रखो। तो इस जो ये परसेंटेज है इसको कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कानून के तहत एक बांध रखा एक रेशियो है कानूनी के तहत, इतना उसको रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसा हर आदमी करता है। आपके पास 1 करोड़ है सपोज करो आ गया, तो आप क्या 1 करोड़ रुपए लोन दे दोगे सीधा? नहीं, कुछ पैसा हम सेफ निवेश करते हैं, सेव करते हैं। कुछ पैसा से हम शायद गोल्ड खरीद लें, बैंक में एफडी करा दें, लेकिन कुछ पैसा हमको क्या करना पड़ता है? सेफ निवेश करना पड़ता है। सारा पैसा उधार नहीं देते कभी भी, उधार में पैसा डूबने की संभावना होती है दोस्तों, इसलिए क्या करते हैं कुछ पैसा सेफ निवेश करते हैं। ऐसा ही बैंक है, ऐसा ही बैंक के पास मान लो पैसा आया 100 करोड़ रुपए, सारा लोन नहीं देंगे, लोन डूब गया तो फिर कहां से लाएंगे? कुछ पैसा तो आप क्या करो, सीआरआर के रूप में कैश में रख दो। कुछ पैसा क्या करो आप गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट भाई उधार ले तो गवर्नमेंट तो कभी दिवालिया होगी नहीं, गवर्नमेंट तो मुझे पैसा चुकाती है टाइम पर। तो जी सेग में या फिर अदर सिक्योरिटी जो आरबीआई बताए, आरबीआई कहती है भाई ठीक है क्या करो, इंडियन ऑयल जो कोल इंडिया की कंपनी में की सिक्योरिटी खरीद लो, तो उसमें खरीद सकती है। इस प्रकार से इनमें निवेश करना होगा। ये लगभग 18% के आसपास होता है। तो आप समझ रहे हो बात को। ये बैंक है, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आया, तो 4% सब को सीआरआर थी, 4 करोड़ तो कहां कर दिया, या कैश रख दिया आरबीआई के पास। 18 करोड़ रुपए, 18% कहां निवेश किए? गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और अपने पास रख लिया। अब बाकी 18 4 22 22 हो गया ना, 78 करोड़ रुपए लोन दे सकता है। समझो बात को। ये पूरा खेल है एसएलआर का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का। आई होप आप सब लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब महंगाई कैसा कंट्रोल होगी? वैसे होगी जैसे सीआरआर होगी। अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। एसएलआर बढ़ा देगा तो ज्यादा पैसा गोल्ड में लगाना पड़ेगा, तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो मनी सप्लाई घट जाएगी। वही सीआरआर वाली बात, समझो बात को। इसको शुल्कांश बैंक या बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा लिक्विड एसेट जैसे कि कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या आरबीआई डेप्यूट अदर सिक्योरिटी में अपने पास रखना पड़ता है। ये कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 24, प्राय गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखता है। भाई कैश क्यों रखेगा? कैश में तो रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखेगा तो उसको 7-8% ब्याज देती है गवर्नमेंट, वो मिलेगा। तो इसलिए ज्यादातर कहां रखते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखते हैं। और गवर्नमेंट को मजा आ गया, क्यों भाई? ये एसएलआर कंसेप्ट किससे आया? ये एसएलआर कंसेप्ट दोस्तों वैसे आया, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उधार में, तो ये जीसेक जारी कर दी। अब जीसेक को खरीदेगा कौन? सब को जनता ने खरीदा नहीं, या जनता तो खरीदती नहीं है, तो फिर क्या, फिर कैसा इसको गवर्नमेंट को पैसा उधार मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने एसएलआर कंसेप्ट दे दिया, तो ये बैंक को खरीदना मजबूरी बन गई। बैंक को खरीदना तो मजबूरी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों? एसएलआर को मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट को परमानेंट उधारी का जुगाड़ हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये है एसएलआर कंसेप्ट। इसकी लिमिट बांध रखिए 0 से लेकर 40% तक हो सकती है। आरबीआई जब जिसको जहां जैसी कंडीशन लगे उचित, उस हिसाब से ये लिमिट सेट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम फिर इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।